अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे फोर्थ चैप्टर 11th क्लास की केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री का। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने गैसेस को कवर किया था। ये गैसेस, लिक्विड, सॉलिड ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, मादे की इकसाम है। हमें पता है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है वो कम होती है, लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड में ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पाई जाती है। वजह मैंने आपको उधर बताई थी, सबकी कैरेक्टरिस्टिक वजह यही थी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन जो सॉलिड होते हैं इनमें प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एटम्स की। एटम को प्रॉपर अरेंज किया जाता है, इस वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा कम होती है निस्बतन लिक्विड के। ठीक है, बाकी हम लोगों ने लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि डिफ्यूज करते हैं और फ्यूजन करते हैं, लेकिन सॉलिड जो है इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं है। इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होती है, लेकिन जो लिक्विड है उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनकी शेप नहीं होती डेफिनेट। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जब तीसरा चैप्टर शुरू किया था उस वक्त डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। बेसिकली आज का लेक्चर इन दो टर्म्स के ऊपर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टर्म के ऊपर फोकस करना है कि टर्म के अंदर हमें क्या चीज मिल रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हो जो सेपरेट हो। मतलब मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है HCl और एक मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का। इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये कंबाइन है, ये वाली जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या ट्रैक्शन। अब ये कैसे इनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पाई जा रही है? बेसिकली इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर पोल्स जनरेट हुए हुए हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव है, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हमें पता है कि जो दो अपोजिट चार्ज बॉडीज होती हैं उनके दरमियान एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है। ये बेसिकली इधर यही होता है कि ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। डाइपोल मतलब इसके ऊपर पोल्स जनरेट हुए हुए हैं, दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक जो अट्रैक्शन जनरेट हो गई, इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हमें पता होना चाहिए कि उसके ऊपर नेगेटिव पोल्स क्यों आया, इसके ऊपर पॉजिटिव पोल क्यों आया, और ये बांड कौन सा है। हम लोग को पता है कि जब ये वाला जो बांड है कोवलेंट बांड है, कोवलेंट बांड ऐसा बांड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने। क्लोरीन है, क्लोरीन के हमें पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 17 हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हैं। तो हम लोग को पता है कि ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पहला शेल है जिसे K शेल कहते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो दूसरा L शेल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक हो गया, और इसके बाद जो इसका तीसरा शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमें पता है कि जब अगर एक एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। अब ये क्लोरीन बेसिकली चाहता है यही कि स्टेबिलिटी। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। इधर मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर हमें पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन है ये चाहते हैं कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी शेयरिंग अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना डुप्लेट रूल कहलाता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना वो कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब इधर क्या है, इधर ये जो हाइड्रोजन है ये चाहता है कि मैं भी एक अपने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ले आऊं और मैं भी स्टेबल हो जाऊं डुप्लेट रूल के मुताबिक। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। मसलन एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर आता है इधर, ठीक है, और एक ये अपना लेकर आता है। जब ये लेकर आते हैं तो ये इनके दरमियान शेयरिंग की वजह से एक बांड बन जाता है। जो बांड बनता है उसे कहते हैं कोवलेंट बांड, द बांड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मसलन ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन के जो यानी कि बाकी इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल पे मैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने शेयरिंग करके ये बांड बना लिया। जब ये बांड बन गया, अब इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक इसके साथ भी है
और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसका ताल्लुक इसके साथ भी है, इसका भी डॉपलर रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। यानी कि बेसिकली ये बॉन्ड बनाना इसलिए चाहते थे ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल तो हो चुके हैं, हमें ये पता चल गया कि कोवलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है, और एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब देखें, अब ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं द अबिलिटी ऑफ एन एटम टू टेक अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा शदीद भूखा है इलेक्ट्रॉन का। अब ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर चले जाएगा नेगेटिव। क्यों? इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इधर चले गए ज्यादा, और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। कमी होने की वजह से इसके ऊपर जो पोल्स जनरेट हुए उसे पॉजिटिव कहते हैं, इसके ऊपर कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोगों ने बहुत सारे जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड देखा, कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, इसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। बेसिकली इधर ये डाइपोज इसी तरह बनते हैं, ठीक है। यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इसमें ये बॉन्ड पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड पेयर के इसने अपनी तरफ खींच, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इधर भी यही होता है। अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन दोनों के दरमियान एक कशिश जनरेट होगी, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब ये देखें, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इनका ताल्लुक है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक अट्रैक्शन जनरेट होगी। दे हैव नो रिलेशन विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं होता। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब मसलन हमारे पास HCl दिया है, HCl ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे, यानी कि कंटेनर के अंदर आपस में जो मिले हुए हैं, किसकी वजह से मिले हुए हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मिले हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और जो फोर्स है जिसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसकी जो मिसालें हैं वो लंडन फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है। मजीद इसको हम लोग देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये आपने बाद में माइंड में रखनी है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये एक्चुअली वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, यानी कि वीक फोर्सेस होती हैं। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड है, उसके बाद होता है कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड पर आते हैं ये वंडरवाल फोर्सेस जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। इसकी वंडरवाल फोर्सेस की मजीद आगे 5 कैटेगरी हैं, वन बाय वन करके हम लोग आगे जब चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे तो सारे कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। आयनिक बॉन्ड भी देखेंगे, कोवलेंट भी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखेंगे, और ये डाइपोल फोर्सेस को मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे। बेसिक मेरा ये मकसद था आपको बताना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और ये पोल्स कैसे जनरेट होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। अब एक और टर्म है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको देखते हैं। अब इधर देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स प्रेजेंट है, ये मैंने मॉलिक्यूल ली है, ठीक है, HCl का मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो फोर्स प्रेजेंट है, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं जिसे कोवलेंट बॉन्ड भी कह रहे हैं, ये फोर्स कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इस फोर्सेस का आप लोग देखिए रिलेशन किसके साथ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ इसका ताल्लुक है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आया, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया जिसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनका कोई रिलेशन नहीं होता फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूल को बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो और एक इधर बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में, ये बात हमारे माइंड में आती है कि कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस बात का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बेसिकली ये तो एक कोवलेंट बॉन्ड है, मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बाद आता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बाद आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद आती है वंडरवाल फोर्सेस, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, उसके बाद ये, उसके बाद वंडरवाल फोर्सेस की एग्जाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक, उसके बाद कोवलेंट। अगर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये कोवलेंट बॉन्ड ये एक्चुअली इधर जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाया जा रहा है, तो हम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर
than the intermolecular sources, than the intermolecular forces, because in these valence electrons are involved in making bond in this bond. Because in formation of this bond, intramolecular forces, valence electrons are involved. When valence electrons are involved, valence electron किस वजह से इन्वॉल्व हुए हैं? क्योंकि उनके दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो गई थी। मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर भी एक अट्रैक्शन है क्लोरीन के साथ मिलने की वजह मैंने आपको बता दी कि ये दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो तो ये बेसिकली दो डाइपोल के दरमियान फोर्स है। अगर हम हीट करें उसे थोड़ी सी तो वो टूट भी सकती है, ठीक है ना। जिस तरह वेपोरेशन में होता है, हम लोग देखते हैं वेपोरेशन के अंदर मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और वेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली एक बॉन्ड है, ठीक है। हमें पता है जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 200 किलो जूल से भी ऊपर की एनर्जी की जरूरत होती है हमें तोड़ने के लिए। लेकिन जो इंटर वन डेर वाल्स फोर्सेज है इनको हम लोग को तकरीबन 7 किलो जूल से कम एनर्जी रिक्वायर होती है इसको तोड़ने के लिए। तो इस लिहाज से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेज देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।